फिल्म का मेन कैरेक्टर माइक बरसात की रात एक जाने माने मोटल में जाता है। दरअसल माइक एक ऑथर है जो रियल हॉरर स्टोरीज को बुक्स के जरिए लोगों के सामने लाता है। माइक हॉन्टेड मोटल के ओनर से जाकर वहां के सबसे फेमस रूम की चाबी मांगता है। चाबी देने से पहले वो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन माइक की पॉपुलैरिटी की वजह से वो उसे चाबी दे देता है। माइक के चेहरे को देखकर हम मान सकते हैं कि उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं है। फिर भी वो अपने इक्विपमेंट्स को यूज करके पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो लोग यहाँ आने से इतना डरते हैं, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं लगा। अगली सुबह वो जल्दी जाग जाता है और अपने बुक साइनिंग इवेंट के लिए बुक स्टोर पहुंचता है। वहाँ वो लोगों से अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस को शेयर करता है। इवेंट में एक लड़की उसके पास एक बहुत पुरानी बुक लेकर आती है जो माइक ने बहुत पहले लिखी थी। उस वक्त माइक हॉरर स्टोरीज पर नहीं लिखता था। माइक ने इस बुक को अपनी वाइफ से डाइवोर्स और बेटी से जुदा होने की बातें लिखी थी, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि किताब में लिखा कुछ भी सच नहीं है। इवेंट के बाद माइक लॉस एंजलिस चला जाता है, जहां वो सर्फिंग करके रिलैक्स होने का सोचता है। थोड़ी देर बाद उसे एक प्लेन दिखता है जिसके पीछे बैनर लगा हुआ है। वो उसे पढ़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तब एक बहुत बड़े जाल ने उसे पानी में धकेल लिया, लेकिन बीच सेफगार्ड्स उसे बचा लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद वो अपने मेल्स लेने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है। उसका ध्यान डॉल्फिन होटल के पोस्ट कार्ड पर जाता है जिसके पीछे लिखा था 1408 के अंदर मत जाना। माइक का इसमें तुरंत इंटरेस्ट बन गया और वो रूम 1408 को बुक करने के लिए होटल में कॉल करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि ये रूम किसी भी डेट के लिए अवेलेबल नहीं है। माइक इंटरनेट से पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर इस रूम में ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से होटल ने इसे परमानेंटली बंद कर दिया है। यहाँ उसे पता चलता है कि इस रूम में आने वाले गेस्ट की डेड बॉडीज लोगों को बहुत ही भयानक रूप में मिली है और यही कारण है कि ये रूम सालों से बंद है। अगले सीन में माइक अपने पब्लिशर को होटल के बारे में बताता है, लेकिन वो उसमें जा नहीं सकता। इस पर पब्लिशर बोलता है कि रूम अवेलेबल होने पर भी अगर होटल स्टाफ रूम देने से मना कर देता है तो उसके अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल कर सकता है। वो डॉल्फिन होटल के लिए निकल पड़ता है। वहां जाने पर उसे सब कुछ नॉर्मल लगा। वो रिसेप्शनिस्ट से 1408 रूम को बुक करने के लिए कहता है, जिसके जवाब में वो कहती है कि होटल में दूसरे रूम्स भी वैकेंट है, वो उनमें से किसी भी एक रूम में रह सकता है। जब माइक कैसे भी नहीं मानता तो वो उसे मैनेजर जेरल्ड के ऑफिस भेज देती है। जेरल्ड उससे पूछता है कि वो कितने टाइम के लिए उस कमरे में रुकना चाहता है। इस पर माइक कहता है कि सिर्फ एक रात। जेरल्ड उसे खतरनाक सीक्रेट बताते हुए कहता है कि रूम 1408 में आज तक कोई भी 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया है और अब तक 56 लोगों की उस कमरे में मौत हो चुकी है। इसके बाद जेरल्ड उसे एक डायरी देता है जिसमें उन सभी डेथ्स की इंफॉर्मेशन थी और उसे एक बार फिर वार्न करते हुए कहता है कि रूम में रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। माइक अपने डिसीजन को नहीं बदलता, इसीलिए जेरल्ड फाइनली उसे 1408 की कीज पकड़ा देता है। माइक रूम को अनलॉक करता है, फिर लाइट्स ऑन करके दरवाजा बंद कर देता है। अपना टेप रिकॉर्डर ऑन करके वो रूम को अच्छे से देखने लगा। अंत में वो रूम को एक नॉर्मल रूम बताते हुए कहता है कि उसका ये अब तक का सबसे बोरिंग एक्सपीरियंस है। अचानक उसे एक म्यूजिक सुनने लगता है जिससे वो थोड़ा घबरा गया था। उसे लगता है कि रूम में कोई और भी है, लेकिन उसे वहाँ कोई और नहीं मिलता। म्यूजिक बंद करने के बाद उसे अपने पिलो पर 2 चॉकलेट्स मिलती हैं, जिसमें से वो एक को खा लेता है और सोचता है कि आखिरकार उसे अपने बुक के लिए कुछ कंटेंट तो मिल गया। जल्द ही रूम का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है। वो थर्मोस्टेट को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन तापमान अभी भी बढ़ता जाता है। जब सिचुएशन काबू में नहीं आई तो उसने होटल ऑपरेटर को कॉल करके एक मैकेनिक को भेजने के लिए कहा। फोन रखने के बाद वो यूवी लाइट से देखता है कि पूरे कमरे में हर जगह खून के धब्बे हैं। कुछ ही देर में मैकेनिक आता है, लेकिन आज तक की हुई मौतों की वजह से वो कमरे में जाने से मना कर देता है और बाहर ही खड़ा होकर माइक को इंस्ट्रक्शन देने लगता है। जब टेम्परेचर फिर से डाउन आ जाता है तो माइक मैकेनिक को धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसे रेडियो पर फिर से म्यूजिक सुनने लगता है। रेडियो पर घड़ी का टाइमर अपने आप 1 घंटे पर सेट हो गया था और एक हाई पिच की साउंड उसमें से आने लगती है, जिसकी वजह से माइक को अचानक सुनना बंद हो जाता है। वो खिड़की से बाहर झांकता है, लेकिन इतना ट्रैफिक होने के बावजूद उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तभी खिड़की अपने आप बंद हो जाती है, जिसमें माइक का हाथ आ जाता है। वो बाथरूम में खून को साफ करने के लिए जाता है, लेकिन अचानक नल से खौलता हुआ पानी आने लगता है। कमरे में लौट कर वो अपना हाथ रुमाल से बांधता है और उसी वक्त रेडियो पर हमने तो अभी शुरुआत ही की है गाना बजने लगता है। आखिरकार माइक को समझ में आ गया था कि वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। वो जल्दी से अपना सारा सामान लेकर वहां से भागता है, लेकिन की आधी टूट जाती है और डोर नॉब भी गिर जाता है। फिर वो मदद मांगने के लिए खिड़की पर जाता है, जहां उसे दूसरी बिल्डिंग में एक आदमी दिखता है। माइक उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए चिल्लाता है और थोड़ी देर में ही उसे रियलाइज होता है कि वो उसका ही रिफ्लेक्शन है। तभी एक क्रीपी फिगर उसके रिफ्लेक्शन के पीछे चाकू लेकर उसे मारने की कोशिश करता है। माइक अपने रूम में भी उसी एंटिटी को पाता है जो उस पर लगातार वार करने लगा और फिर बिना नुकसान पहुंचाए अचानक गायब भी हो गया। माइक समझ चुका था कि उसे हॉल्यूसिनेशन हो रहा है। वो याद करता है कि आने से पहले उसने ड्रिंक ली थी और पिलो पर एक चॉकलेट भी खाई थी। शायद होटल मैनेजर ने दोनों ही चीजों में कुछ नशीली चीज मिलाई थी।
जिसकी वजह से अब वो होश में नहीं है। अचानक टीवी पर उसकी फैमिली की वीडियो चलने लगती है। वीडियो देखकर माइक इमोशनल हो गया और स्क्रीन से अपनी बेटी के चेहरे को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन वीडियो वहीं खत्म हो जाती है। फिर माइक को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि बगल वाले कमरे में कोई औरत अपने बच्चे के साथ होगी। वो दीवार से आवाज देकर उसे मदद मांगता है, लेकिन जवाब आने के बजाय वो और भी तेजी से रोने लगता है। घबराहट में माइक चेयर को दीवार पर मारता है, जिससे आवाज तो रुक जाती है, लेकिन क्रैक से खून बहने लगता है, जैसे उसने किसी इंसान को मार दिया हो। नेक्स्ट सीन में माइक फ्लोर प्लान को देखता है और सोचता है कि वो कैसे दूसरे कमरे तक जा सकता है। अब क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा जाम है, वो खिड़की से जाने का डिसाइड करता है। माइक धीरे से खिड़की से बाहर आता है और सावधानी से दूसरे कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसे पता चलता है कि पूरे होटल में रूम 1408 के अलावा कोई दूसरा रूम है ही नहीं। बुरी तरह घबराया हुआ माइक फिर से खिड़की की तरफ बढ़ने लगता है और तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसे बिल्डिंग से गिराने की कोशिश करती है। लकीली माइक बच जाता है, लेकिन वो औरत खिड़की से छलांग लगा देती है। रूम में वापस आने के बाद खिड़की परमानेंटली बंद हो गई। उसकी परेशानियों को और बढ़ने में वक्त नहीं लगता जब वो नोटिस करता है कि उसका रूम पूरी तरह से बदल चुका है। माइक यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है। कंफ्यूज्ड माइक अपने लैपटॉप को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करके अपनी एक्स वाइफ लिली से वीडियो कॉल करता है। उसे बेचैनी में बताता है कि वो एक अजीब जगह फंस गया है, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को डॉल्फिन होटल के रूम 1408 पर भेजे। लेकिन जब वो उसे और इन्फॉर्मेशन देने लगता है, तब स्प्रिंकलर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरे कमरे में पानी स्प्रे होने लगता है, जिस वजह से सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ लैपटॉप भी खराब हो जाता है। स्प्रिंकलर्स को ऑफ करने के बाद रूम का टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होने लगता है। माइक अलग अलग चीजों को जलाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क ना पड़ने पर वो मान लेता है कि उसका मरना तय है। तभी उसे अपने खराब पड़े लैपटॉप से लिली का वीडियो कॉल आता है। वो उसे बताती है कि पुलिस अभी रूम 1408 में है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है। तभी लैपटॉप ग्लिच करने लगता है और एक फेक माइक लिली से बात करने लगता है। वो उसे डॉल्फिन होटल के उसे रूम में आने को कहता है, जिस पर लिली सहमत हो जाती है। अचानक कमरे की सभी चीजें टूटने लगी। ऐसा लगता है मानो भूकंप आ गया हो और फिर बारिश होने लगी। माइक की नजर एक पेंटिंग पर जाती है। जल्द ही रूम में पानी बहुत ज्यादा भर गया, जिसमें माइक डूबने लगता है। थोड़ी देर हाथ पैर मारने के बाद माइक को एक रोशनी दिखती है, जिसकी तरफ वो चला जाता है। सरफेस पर पहुंचने के बाद वो चौंक जाता है जब वो खुद को उसी बीच पर पाता है जहां वो पहले डूबता डूबता बचा था। वो इस बार अपने ऊपर उड़ते हुए बैनर को पढ़ लेता है, जिसके आखिरी में लिखा था 1408। कुछ समय बाद होश आने पर वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। माइक पास में बैठी लिली को डॉल्फिन होटल में बिताए अपने बुरे वक्त के बारे में बताने लगता है, जिस पर लिली कहती है कि उसने इस होटल का नाम पहले कभी नहीं सुना। दोनों रिलेशनशिप को एक और चांस देते हैं और माइक लिली के साथ एक सामान्य जीवन जीने लगा। एक रात दोनों डिनर करने बाहर जाते हैं, जहां उसे एक वेट्रेस दिखती है जिसका चेहरा बिल्कुल उसी औरत के जैसा था जिसे उसने अपने होटल रूम में देखा था। माइक घबरा जाता है और उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा नजर जाने पर वो देखता है कि ये तो कोई और महिला है। अपने साथ हुई सारी घटनाओं को माइक लिखना शुरू करता है। जल्द ही मैन्यूस्क्रिप्ट पूरी करके वो पोस्ट ऑफिस में उसे अपने पब्लिशर को मेल करने जाता है। काउंटर पर आदमी को देखकर माइक थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने उसे डॉल्फिन होटल में उसके बैग्स को रूम 1408 तक पहुंचाया था। अचानक पोस्ट ऑफिस के लोगों ने बिल्डिंग तोड़नी शुरू कर दी और माइक ने एक बार फिर से खुद को 1408 रूम में पाया। यहाँ वो समझ गया कि बीता हुआ एक हफ्ता असल में एक सपना था और वो अब भी रूम 1408 में फंसा हुआ है। रूम की हालत पहले से कई ज्यादा बदतर हो चुकी थी। माइक पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाने लगता है और तभी उसे उसकी बेटी दिखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी बेटी की मौत कैंसर से काफी साल पहले हो चुकी थी, इसीलिए माइक अपनी बेटी को फिर से खोना नहीं चाहता और उसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि अब की बार वो उसे मरने नहीं देगा। तभी छोटी बच्ची मर जाती है और रेडियो पर म्यूजिक बजने लगता है। माइक गुस्से में चीजों को तोड़ने लगा और तभी हमें दिखाया जाता है कि रेडियो पर टाइमर अब खत्म होने वाला है। नेक्स्ट सीन में माइक फिर से 1408 के ओरिजिनल रूम में आ जाता है। सब कुछ वहाँ बिल्कुल पहले जैसा था और क्लॉक फिर से रीसेट होकर 1 घंटे पर लग जाती है, यानी माइक एक एंडलेस लूप में फंस चुका है। तभी टेलीफोन पर घंटी बजती है। माइक उसे तुरंत उठाकर पूछता है, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? इस पर ऑपरेटर कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस तरह हर घंटे को जी सकते हो, या फिर इन सब को अपनी जान लेकर खत्म कर सकते हो। फोन रखने के बाद वो अपनी ग्रेव अपनी बेटी की ग्रेव के साथ देखता है। माइक समझ जाता है कि रूम उसे खुद को मारने के लिए उकसा रहा है, जैसे इसने दूसरों के साथ किया था। फोन ऑपरेटर उसे फिर से पूछने लगता है कि क्या वो चेकआउट के लिए रेडी है। जवाब में माइक मना कर देता है। ऑपरेटर कहता है कि लिली कुछ ही देर में सेम रूम में चेक इन करने वाली है। अब माइक के पास लिली को बचाने के लिए वक्त बहुत कम है। उसकी नजर अल्कोहल की बोतल पर जाती है जो जेरल्ड ने उसे आने से पहले दी थी।
टाइम बर्बाद ना करते हुए वो उसकी मदद से पूरे कमरे में आग लगा देता है। फायर अलार्म की वजह से होटल में प्रेजेंट सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। लिली जो कुछ देर पहले होटल पहुंची है, पुलिस को बताती है कि रूम 1408 में माइक फंसा हुआ है। दूसरी ओर माइक बिना किसी फिक्र के अपनी मौत का स्वागत करता है। वो खुशी से हंसता है क्योंकि उसने फाइनली रूम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नेक्स्ट सीन में सभी माइक के फनरल में इकट्ठा होते हैं, जहां जेरल्ड भी पहुंचता है। वो लिली को माइक की बची हुई चीजें दे देता है, लेकिन लिली उन्हें लेने से मना कर देती है और कहती है कि अब वो माइक से मूव ऑन करना चाहती है। कार में लौटने के बाद वो माइक के सामान से टेप रिकॉर्डर निकालकर सुनता है, जिसमें माइक की मरते वक्त दर्द भरी चीखें थी। फाइनल सीन में हम माइक की आत्मा को देखते हैं, जो अब भी रूम 1408 में भटक रही है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।